पॉलिसीज़ जो हैं वो तो बंद कमरों में बनाई जाती हैं और इन लोगों का कोई वास्ता नहीं होता रियलिटी से। रियल लाइफ में और लड़कियों के साथ क्या होता है, कैसे होता है, तो ये बात बहुत जानना बेहद ज़रूरी है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, इन्हें ये शऊर नहीं है, इनमें इतना अवेयरनेस नहीं है अभी भी कि जब हमल ठहरता है, प्रेगनेंसी होती है तो माहवारी रुक जाती है। जितनी नॉलेज मैंने हासिल की है, अगर मेरे पास कोई ऐसा मौका मिले कि मैं इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा सकूं, वो मेरे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र, बाइस खुशी होगा। Hello, Salam and Namaste. Welcome to another episode of Women We Are. औरतों की सेहत को लेके, उनके मेंटल वेलबींग, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके काफ़ी सारे मसले मसाइल डिस्कस होते हैं। कुछ हमारे ड्राइंग रूम्स में डिस्कस होते हैं, कुछ होते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों के मसाइल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मतलब माहवारी से लेके प्रेगनेंसी तक ये मसाइल कहाँ पर डिस्कस होते हैं, कहाँ पर हम लोगों ने जगहें, सेफ स्पेसेस बनाए हैं कि औरतें, ख़वातीन आकर उसको डिस्कस करें। आज के हमारे गेस्ट हैं मिसेस फरीदा राज, जिन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं औरतों की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेके। वेलकम फरीदा आपा। Thank you so much, Rubina, for giving me this opportunity. I have been wanting to reach out to women regarding their reproductive health, तौलीदी सेहत और ज़हनी सेहत के बारे में. So thank you for this opportunity. Thank you, Farida Appa, for coming in over here and discussing topics that people probably would not like to talk about. Yeah. पर फरीदा आपा का छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि इंट्रोडक्शन में तो किताब भी लिख सकते हैं, पर शी इज़ बीन अ काउंसलर, शी इज़ बीन अ राइटर, काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं औरतों की हेल्थ को लेके, ज़ाविये ज़िंदगी के यहाँ पर है इज़्तिराब ज़िंदगी और हमारी सेहत की ज़ामिन। तो ये किताबों को लेकर फरीदा आपा की कहानी आगे बढ़ी है। शी हैज़ ऑल्सो बीन अ काउंसलर और लॉन्ग टाइम एडवोकेट फॉर वुमेन्स हेल्थ, मतलब औरतों की हिमायत करना हेल्थ के ऊपर इनका काम रहा है काफ़ी अरसे तक। 40 साल का काम रहा है फरीदा आपा का इसमें। और इन्होंने सिर्फ काम लिख कर नहीं किया है, पर ज़मीन पर जाकर बातचीत कर कर रियल टाइम कन्वर्सेशंस करके औरतों के कहानियों को ऊपर लेकर आए हैं। काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ जिनकी हम जिक्र भी नहीं करते हैं और शायद बंद कमरों में कुछ औरतें बैठ के आपस में बात करें उसके बारे में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके काफ़ी सारे रिकग्निशन उनको मिले हैं, जो कि है लाडली मीडिया अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी एंड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द उर्दू एकेडमी, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। फरीदा आपा का जो काम है बहुत ही सराहनीय है और we are very proud to host you on the show today, Farida. Thank you. Let me just start with a small question कि मतलब ये सारे रोल्स जो मैंने बताए हैं, इसके आगे हट के आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? आपने कहा मैं काउंसलर हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ और ये सब चीज़ें, ऑथर हूँ। मैं ख़ुद को जब देखती हूँ तो मैं अपने आप को एक तरह का स्टूडेंट की तरह देखती हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा तजस्सुस है, जानना चाहते हैं कि सामने जो दिख रहा है कि उसके पीछे क्या है। तो मैं हमेशा सीखती हूँ सिचुएशन से, जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मैं उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ और मुझ में बहुत ज़्यादा तहम्मुल है, सब्र है और मैं इस बात को मानती हूँ कि हम सब की ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो कई बार हमारी हिम्मत को जैसे तोड़ देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो इनका सामना करते हुए उठकर खड़े हो जाओ, झटक कर अपने दामन से इन तमाम चीज़ों को गिरा दो और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो दिस हैज़ बीन माई मोटो इन लाइफ, ग्रो एज फार एज पॉसिबल। दैट्स बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात की है आपने। सारे आप जो कमेंट्स बताए हैं अपने बारे में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स एवरीथिंग कम्स डाउन टू एक क्वालिटी विच इज़ हिम्मत, विच इज़ करेज। कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है फरीदा आपा जहाँ पर आपको लगा कि औरतों की, ख़वातीन की सेहत को लेके शायद उतनी बात नहीं हो रही है या मिसअंडरस्टैंड किया गया है या अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में? कोई एक ऐसा वाक़या आया आपके लाइफ में? जब हम जिक्र करते हैं तौलीदी सेहत का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
तो मैं एक ऐसी यंग खातून को जानती हूँ जो कि प्रोफेशनल हैं। तो अचानक उन्होंने आना बंद कर दिया ऑफ़िस में। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो ये बताया गया कि उसको वो प्रेग्नेंट हो गई थी एंड शी ट्राइड टू अबॉर्ट, हमल को गिराना चाहा और उसका कुछ पता नहीं कुछ हो गया था जिसके लिए वो सेप्टिसीमिया का शिकार हो गई। सेप्टिसीमिया है जब खून में एब्सेस हो जाता है और उससे महफूज रहना बहुत मुश्किल है। तो जब मैंने ज़्यादा सवालात किए तो मुझे मालूम हुआ कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन पर ये ज़िम्मेदारी डाली जाती है कि वो फैमिली प्लानिंग जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है। तो वो फैमिली प्लानिंग कर रही थी, गोलियाँ खा रही थी और जब गोलियाँ ख़त्म हो गई तो हस्बैंड से कहा कि मुझे और ला दो। हस्बैंड काम में बिज़ी थे और उन्होंने सोचा ये तो उसकी ज़िम्मेदारी है, मैं वो कर लेगी। लेकिन उस यंग औरत को इजाज़त नहीं थी कि वो खुद जाकर फार्मेसी से ख़रीद कर लाए। तो ये करते करते शी कंसीव्ड, उनको हमल ठहर गया और हमल ठहरने के बाद जब उसने हस्बैंड से ज़िक्र किया तो हस्बैंड ने कहा कोई फ़िक्र की बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ गोलियां ला दूंगा। तो गोलियां ला कर दी और इतने में जब वो बेचारी इतनी परेशान हो गई कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, हमल ठहर गया है, तो उसने कुछ ऐसे ज़राए इस्तेमाल किए जिसकी वजह से वो अबॉर्शन तो हुआ लेकिन उसके साथ जो उसकी सेहत थी वो दांव पे लग गई, ज़िंदगी दांव पे लग गई एंड शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेज। सो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, इससे मुझे एहसास हुआ कि हमारे माशरे में औरत की सेहत को, ख़ासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। घर वाले ये सोचते हैं कि ठीक है वो औरत है, संभाल लेगी अपने आप को। तो इसी वजह से मैंने लिखना शुरू किया ताकि मैं ख़वातीन की, लड़कियों की सेहत के बारे में उनमें शऊर पैदा करूं, अवेयरनेस पैदा करूं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब आप ग्राउंड पे देखें कि ये इस तरीके का एक हादसा हुआ है, वाक़या हुआ है एक औरत की ज़िंदगी में जो आपके साथ काम करती थी, पर यहाँ पर समाजी इशू आया है कि खुद से उसको फ़ैसले लेने का एक मौका नहीं दिया गया, बाहर खुद से जाके दवा लेने का मौका नहीं दिया गया और साथ ही साथ फिर इट्स अबाउट कंट्रोल ऑफ वंस बॉडी ऑल्सो कि हमारी बॉडी पर हमारा कितना कंट्रोल है, हमारी सेहत को लेके, हमारे जहन को लेके, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। पर काफ़ी अक्सर माना जाता है और सुनते हैं कि पॉलिसीज़ जो बनते हैं औरतों की सेहत को लेकर वो बनते कहीं और हैं, बड़े बड़े मेरे ख़्याल से बिल्डिंग्स में बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज़ में लोग बैठकर लिखते हैं लैपटॉप्स पर जो ग्राउंड पे जो होता है उसकी खबर नहीं होती। इस पर आपका क्या बोलना है? तो जैसे कहा कि पॉलिसीज़ जो हैं वो तो बंद कमरों में बनाई जाती हैं और इन लोगों का कोई वास्ता नहीं होता रियलिटी से, और रियल लाइफ में और लड़कियों के साथ क्या होता है, कैसे होता है, तो ये बात बहुत जानना बेहद ज़रूरी है। अभी आपने जब शुरू किया प्रोग्राम तो आपने कहा कि माहवारी से प्रेगनेंसी तक, तो क्या हमारी लड़कियों को, मैं एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज गोइंग गर्ल्स जिनकी उम्र 20 के 18-19 साल के ऊपर ही होती है, तो मुझे एक कॉलेज में बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। तो मेरी आदत है मैं ज़रा वक्त से पहले पहुंच जाती हूँ, जैसे यहाँ भी पहुंच गई थी। तो वहाँ पे मैं जब पहुंची तो मैंने देखा एक 4-5 लड़कियाँ वहाँ थीं और वो मुझे रिसीव करने के लिए आई हुई थी। तो मैं खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। आपस में छेड़छाड़ हो रही थी और एक लड़की ने कहा, अरे तुमको मालूम है नाज़ो का बच्चा जो होगा वो बहुत मोटा होगा और उसका जो है सकीना का बच्चा बहुत ही सुकड़ा हुआ सा होगा। मैं सब खामोशी से सुन रही थी। तो भाई नाज़ो का बच्चा मोटा क्यों होगा? तो क्योंकि उसको माहवारी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो तुम सोचो कि 9 महीने में उतना ब्लड जमा होगा तो उससे कितना मोटा बच्चा होगा। और मैं हैरान रह गई कि ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, इन्हें ये शऊर नहीं है, इनमें इतना अवेयरनेस नहीं है अभी भी कि जब हमल ठहरता है, प्रेगनेंसी होती है तो माहवारी रुक जाती है। तो ये नहीं है कि 9 महीने तक माहवारी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये मैंने देखा कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि उनकी माएँ वो तक भी यही मानती हैं कि माहवारी का खून जो है वो जमा होकर बच्चा बनता है। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैं ख़वातीन में,
हर तरह की कॉलेज गोइंग लड़कियां, घरेलू औरतें और ग्रास रूट लेवल की विमेन जो हैं उन तक ये पहुँचे, मालूमात पहुँचे। और अगर आप को मैं बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, उसका नाम अभी बदल गया है। तो मैं वहाँ पर गई थी एक बच्चे को एजुकेट करना था उसके सिलसिले में। तो मैंने देखा वहाँ पर कि एक औरत एक छोटे बच्चे को, शीर-ख्वार बच्चा था, मस्ट बी अबाउट 7-8 मंथ्स ओल्ड, बच्चे को गोद में लिए खड़ी हुई थी। उसका बच्चा की गर्दन जो थी वो ढलकी हुई थी और उसके मुँह से राल टपक रही थी। तो मैंने सिर्फ़ ऐसे ही बातचीत करने की खातिर उससे पूछा कि ये तुम्हारा पहला बच्चा है? उसने कहा नहीं, ये मेरा 7वां बच्चा है। तो मैं हैरान हो गई कि 7वां बच्चा, और उससे पूछा कि दूसरे बच्चे कैसे हैं? तो उसने कहा सब ऐसे ही हैं। मतलब 7 बच्चे, 7 लड़के, और सातों के साथ मेंटली इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड, मेंटली रिटार्डेड थे। तो जब मैंने ये देखा तो मैं घर पर आकर बहुत सोच में थी कि मैं कैसे शऊर पैदा कर सकती हूँ औरतों में, और वो भी एक खुसूसी ऐसे तबके में जहाँ पे उर्दू ज़्यादा बोली जाती, समझी जाती। तो तब मैंने उर्दू का पेपर जो सियासत है, उनके मदीर आला एडिटर जो हैं जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब, उनसे मैं जाकर मिली और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको मज़ामीन दूँगी, आप इसको ट्रांसलेट करके उर्दू में आपके पेपर में डालिए। तो उन्होंने कहा नहीं बीबी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उर्दू को प्रमोट करता हूँ, आप उर्दू में लिखिए, आप जब लाएँगी तो मैं। तो इस तरह से मेरे लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने 20 से बढ़कर, 2 देहों से बढ़कर मैंने हर जुमेरात को मज़ामीन, मेरा कॉलम आता था जिसमें मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बात करती थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि आप जब एक कॉलम लिखते हैं तो आप ज़्यादा तफ़सील में नहीं जा सकते, क्योंकि हर तरह के लोग उसको पढ़ते हैं, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता था। और इसीलिए मैंने किताबें लिखी कि किताब जो है वो ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के हाथ में जाएगी, या दोज़ हू आर इंटरेस्टेड। और इतना भी था कि कई लोगों का ये मानना था कि फ़रीदा राज जो लिखती हैं उससे हमारे घर की ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो शायद इससे मुतासिर होकर उनकी सोच बिगड़ जाए। तो कई लोगों ने, ये मुझे खुद ज़ाहिद अली साहब ने बताया था कि उन्होंने जुम्मेरात के दिन अखबार मंगाना बंद कर दिया, क्योंकि जुम्मेरात को ख़वातीन सप्लीमेंट आता था जिसमें मेरे आर्टिकल्स, मेरे मज़ामीन आते थे। तो ये लेवल है हमारे माशरे में कि औरतों को अगर उनके सेहत के बारे में शऊर पैदा करने के लिए मज़ामीन लिखें तो वो भी सही अंदाज में एक्सेप्ट नहीं किए जाते। दिस इज़ समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग दैट यू हैव पॉइंटेड आउट। पर मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि शायद मे बी 10-15 years back or 20 years back this has happened, but do you think times have changed now, Farida Appa? Yeah, times have changed, but unfortunately the mindset Still remains the same. still remains the same. Men think the same because it is the men who have to understand the importance of reproductive health of their women. That has not changed. आप यकीन मानिए, जब मैं इस किताब के सिलसिले में मैं बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से मिली, और वो डॉक्टर्स कहती थी जब उनके पास लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं डिलीवरी के लिए, तो हाथ जोड़कर उनसे कहती हैं कि डॉक्टर हमको वो इंजेक्शन दे दो ना, हमें अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है, क्योंकि हमारे घर के मर्द चाहते हैं कि इसमें क्या है, एक बच्चा तो अभी हो गया और तुम वापस घर आओगे तो फिर अगर दूसरा हमल ठहर गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात। तो उनको ये एहसास दिलाना था कि ये औरत का जिस्म है, उसकी बॉडी है, जिसको उसका पूरा हक जो है उसकी बॉडी पर उसका होना चाहिए, दूसरे उसके लिए फैसले ना करें। और ये एक ऐसा नाजुक सा ये टॉपिक है कि इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल भी हो जाता। मैंने सियासत में एड्स और HIV के बारे में बहुत कुछ लिखा था। एक ज़माने में जब हम तेलंगाना नहीं आंध्रा थे, तो आंध्रा में ये बहुत फैला हुआ था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मज़ामीन लिखे जाते थे। तो हमारे माशरे में अगर औरत जो कि आज की लड़की है या 10 साल पहले की बड़ी लिखी है, वो जानती है कि ख़ुद को कैसे महफूज रखे, तो जब उसको मालूम हुआ कि उसका शौहर जो है HIV पॉजिटिव है, तो उसने झिझकते हुए अपने शौहर से कहा कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल कीजिए।
तो उसने बीवी की तरफ देखा और कहा, तुमको ये सब बातें किसने बताई? ये तो अच्छे घर की लड़कियां ये सब बातें नहीं करती हैं। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ आपसे इल्तिजा कर रही हूँ कि आप ये इस्तेमाल करें ताकि मैं भी महफूज रहूँ और अगर मेरा हमल ठहर जाए तो बच्चा भी महफूज रहे। उसको इतना तैश आया शौहर को, उसने बुरा भला कहते हुए बीवी को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा कि तुम्हारा किरदार मशकूक है, तुमको ये मालूमात कहाँ से मिली मैं नहीं जानता, तुम अपने घर चली जाओ और तुम नहीं तो बहुत सारी मुझे मिल जाएंगी। दिस इज़ द लेवल माइंडसेट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच नीड्स टू चेंज। सैडली अभी अगर हम देखें तो हालात कुछ ज़्यादा बदले नहीं हैं। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, इंटरनेट है, एआई है, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर, बट द राइट इंफॉर्मेशन, सही ग्रुप्स में पहुंचना ये भी बहुत ज़रूरी है, और किस तरीक़े का इंफॉर्मेशन पहुंचता है। बिल्कुल। तो ये ज़्यादा जो आप बात कर रही हैं ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ राइट इंफॉर्मेशन। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट के बारे में मालूम रहना, ख़ास तौर से हमारी सेहत, हमारा जिस्म, हमारी बॉडी, किस तरीक़े से हम लोग इसको आगे लेकर चल सकते हैं। पर आपको क्या लगता है फ़रीदा आपा कि सबसे मुश्किल चीज़ औरतों के लिए बात करने में सेहत को लेकर कौन सी होती है? क्या वो ज़हनी उससे मसाइल से जुड़ी हुई है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई है, या माहवारी का है, या प्रेगनेंसी का है? ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो औरत को मुश्किल लगता है बात करना उसके बारे में? दरअसल अगर देखा जाए तो जब लड़की बड़ी होती है, जब बालिग होती है, मैच्योर होती है, तो बचपन से ही उसने देखा है अपने आसपास में अपनी माँ को, अपनी बहनों को कि कोई खुलकर इन टॉपिक्स पर बात नहीं करता कि माहवारी क्या है और माहवारी कैसे होती है। एक एजुकेटेड माँ जो है वो भी अपनी बेटी को क्या कहती है, देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम ना लड़कों के साथ या बाहर आना जाना बंद कर दो। ये नहीं बताती कि क्यों बंद कर दें, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो डर होता है, फियर होता है माँ को कि कहीं मेरी बच्ची का गलत तौर पर उसको शी गेट्स प्रेग्नेंट। और यहाँ पे लड़की को चूँकि मालूम नहीं है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो सोचती है कि मैं वैनिशिंग क्रीम लगा लूँ, मेरी प्रेगनेंसी चली जाएगी। नो, दिस आर ऑल, दिस इज रियलिटी। आई एम स्माइलिंग एंड लाफिंग, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। तो हमको बचपन से ही ये एक तरह से इतना वाज़े तौर पे कहा नहीं जाता, लेकिन ये बताया जाता है कि ये बातों के बारे में बात करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। माहवारी है, प्रेगनेंसी है, फिर एक और बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन की ज़िंदगी में, जो उस उम्र पे पहुंचती हैं जब उनकी माहवारी ख़त्म हो जाती है, तो वो भी एक बड़ा मसला है जिसको मेनोपॉज़ कहते हैं। मेनोपॉज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है मेनोपॉज़ में होता क्या है और क्या होता है और उससे क्या असर पड़ता है। जो हमारे मुआशरे के जो मर्द हजरात हैं वो सोचते हैं अब तो मेरी बीवी गई, अब तो वो बूढ़ी हो गई है, अब मैं किसी और यंग लड़की से शादी कर लूँ, इतना तक के भी सोचते हैं। हाँ, और अगर आप मेनोपॉज की बात कर रहे हैं तो मेनोपॉज तो मतलब कितने साल रहता है। हाँ, एंड इट अफेक्ट्स योर बॉडी इन डिफरेंट वेज। तो आई मीन यू गॉट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ व्हेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेनोपॉज का जो है। और जब आप देखेंगे कि आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि जिन औरतों को, जिन कपल्स को जो बच्चे नहीं होते तो वो दे गो इन फॉर IVF। सो एक नौजवान जोड़ा था, तो उस लड़की को हमल नहीं ठहरा 2-3 साल तक, तो वो IVF के लिए गई। अब IVF जो है वो लड़की का बैज़ेदान से बैज़ा ओवा निकाला जाता है और हस्बैंड का जरसोमा या जिसको हम स्पर्म कहते हैं, वो सिर्फ इतना है कि जिस्म के अंदर की बजाय वो बाहर उसको बराबर करके फर्टिलाइज करके उसको वापस औरत के सिस्टम में डाला जाता है। तो वो लड़की का हमल ठहर गया, प्रेग्नेंट हो गई। 9 महीने के बाद जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो हस्बैंड उसको छोड़कर निकल गया और उसने कहा ये मेरा बच्चा नहीं होता, ये बच्चा तो दवाइयों से बनाया गया है, तो ये बच्चा मेरा नहीं है। और गया और उसने चंद महीनों में दूसरी शादी कर ली और वो लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या गलती हुई। तो दिस इज़ द लेवल of understanding. So we need to educate our men folk as well. I know, यहाँ पर मतलब एक social stigma से लेके awareness से लेके it is also coming on to a lot of misogyny, मतलब कि society में जो behavior मर्दों का है या दूसरों का है
इट्स टोटल, आई थिंक इट्स कमिंग टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फैमिलीज़ में। मतलब माहवारी की बात करना कि उस तरीक़े से लड़की कभी तबीयत सही नहीं है, तो मतलब इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे, सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड हैं। पर ख़वातीन जो बात नहीं कर पाती हैं, वो ज़्यादातर अपनी बॉडी के बारे में, अपनी माहवारी, अपने प्रेगनेंसी के बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू गॉट इन इज़ जो मेनोपॉज होता है, जब माहवारी औरतों की रुकती है 45 to 50 में जब रुकती है, तो हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर पाते हैं। तो फरीदा आपा, वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू, और इतने सारे मालूमात, और आई एम श्योर जो सुनने वाले हैं हमारे, उनको भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे। पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम लोग औरतें रहकर, हम लोग काफ़ी सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं, या सेहत से रिलेटेड, सेहत के ताल्लुक़ से जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसको हम बिल्कुल कम उससे देखते हैं कि भाई हाँ चलो सर दर्द हो रहा है, चलो ठीक है, ओके फाइन, गेट ऑन विद इट, गोली खा ली या कुछ बाम लगा लिए या कुछ किए। पर आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए औरतों को? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर औरतें इस दौर से गुजरती हैं। सबसे पहला है कि विमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। हाँ, बेख्वाबी का शिकार होती हैं, क्योंकि उनका जो वो रोल निभाती हैं घर में, एक बेटी का, माँ का, बीवी का, माँ का, और तो इसमें उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो एक कम से कम डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई औरत 6 घंटे की नींद पा सकती है। तो एक नींद, और दूसरा है कि पूरे काम करते हुए, और अक्सर आजकल के ज़माने में जब लड़कियां पढ़ लिख कर बाहर जॉब्स करती हैं, तो उनके लिए तो ये जैसे बाहर भी काम करो, और जैसे घर पे पहुँचे अपना बैग रखा और सीधा किचन में गया और काम शुरू किया। आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज वुमन। तो एग्जॉशन, यू फील टायर्ड, and then there is somewhere in your mind, at the back of your mind, you feel I am not fulfilled, I am not feeling very happy, very pleased with myself. तो लेकिन वो बात करे तो किससे बात करे, वो बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं पर उसको ये भी एहसास होता है कि मैं तो औरत हूँ, तो मैं औरत हूँ, तो मुझे ये सब तो झेलना पड़ता है, तो वो अपने आप बारे में बात नहीं करती। तो ये, और जो ये चीज़ें हैं जो आगे चल कर कोई बड़ी बीमारी का बायस बन सकती हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि औरतों की, हम लोग भी, हमारे पास जब बात करते हैं तो हर एक औरत के पास, हर एक हमारी बहन के पास एक ऐसा कोई इंसान रहना चाहिए, बेशक उसकी सहेली हो, बहन हो, माँ हो, जिसके साथ वो हमेशा बात कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। women have that need to share and talk about each other. बिल्कुल, That's what you're saying. बेशक, यस, Yeah. इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट Yeah. कि कोई तो हो मेरा हमनवा, कि जिससे मैं दिल खोलकर बात कर सकूं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि किससे बात करो। अक्सर ये भी होता है कि आप आज अपनी सहेली को बोलेंगी, कल आपका झगड़ा हो गया, वो सहेली जाके बाहर सब बता देगी। तो मैं औरतों से कहती हूँ कि अपने पास एक डायरी रखो, अगर तुम लिख सकती हो तो लिखो, और ताकि तुम्हारे अंदर जो टेंशन है वो सब निकल कर बाहर आ जाए। मैं कई बार यहाँ तक कहती हूँ, अक्सर औरतें आती हैं, वो घर में सास का प्रॉब्लम, हस्बैंड का प्रॉब्लम, तो मैं तो उनको इतना तक भी कहती हूँ, अपने हस्बैंड की या सास की एक फ़ोटो बोर्ड पे लगा दो और प्रैक्टिस करो। तो तुम जब वहाँ से निकलोगी 5 मिनट के बाद, तो तुम एकदम शांत रहोगी, फिर मुझे लगेगा कि नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बट जोक्स अपार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जहाँ रहती हूँ सिकंदराबाद में, तो वहीं पे करीब में एक मस्जिद है, मस्जिद अस्सलाम। वहाँ के इमाम जो हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, और वो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी करते हैं, और वहाँ से उन्होंने कोर्सेज़ वगैरह किए हैं। तो उस मस्जिद में महीने के पहले इतवार को इज्तिमा होता है, जहाँ पे मुफ्ती आती हैं और मज़हब के बारे में बताती। तो मैंने इमाम साहब से कहा, आप मुझे 15 मिनट दीजिए, ये जो औरतें आती हैं, एंड दीज आर मोस्टली द ग्रास रूट लेवल विमेन, बट दे डॉटर्स कम हु आर कॉलेज गोइंग, तो आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने शुरू किया, और अब
अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए हैं और मैं जाती हूँ वहाँ पर। वो 15 मिनट जो हैं अभी वो 35 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर जब वो औरतें आके बैठती हैं, और औरतों के बारे में मैं एक बात बताऊँगी कि वो सबके सामने सवाल नहीं करेंगी आपसे। बिल्कुल। जैसे ही ख़त्म होता है इज्तिमा, तो तब आकर बात करती हैं, मैडम मेरे सर में बहुत दर्द होता है, मेरी कमर तो ऐसी। और फिर जब उसको देखती हूँ 35-40 साल भी नहीं होगी शायद उसकी उम्र, तो क्या वजह है? तो जब आप बात करने लगें तो तब वाज़ेह होता है कि इसको जिस्मानी तौर पर ये खाली सिम्पटम है, ये उसके ज़हन में जो चल रहा है, जिसको हम मेंटल हेल्थ इशू कहते हैं। किसी लड़की का कोई माँ कहती है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, 1 महीना पहले शादी तोड़ दी गई क्योंकि इसके इन-लॉज़ को पता लगा कि इसको थायराइड है। तो थायराइड का मतलब ये हुआ कि इसको हमल नहीं ठहरेगा, तो हमको तो हमारा ख़ानदान बढ़ाना है, हमें तो बच्चा चाहिए, हमने वो शादी तोड़ दी। अब ये यंग मदर, शी इज़ अंडर सो मच प्रेशर, और वो जो है प्रेशर उसको कमर का दर्द और सर के दर्द के इसमें दिखाई देता है। Again, largely, I think everything is pointing out to a lack of information. But आप एक बेहतरीन बात बोले फरीदा आपा, जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला एक मस्जिद के ज़रिए से, जहाँ पर आप ख़वातीन से बात कर पाई। तो ऐसे और कहीं पर हैं लोग जहाँ पर हम लोग, क्योंकि इतना आसान है ये प्लेटफॉर्म, और मस्जिद तो एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर आप you can hold conversations, आप सोसाइटी की बेहतरी के, very safe place. It's a safe and place. the men are also quite happy that my wife is going to the इज्तिमा. और तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं दूसरों तक पहुंचना चाहती हूँ कि हर एक अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में जो मस्जिद है और कोई भी सोशल गैदरिंग है, वहाँ पर आप इसको एडवांटेज लीजिए, वहाँ पर बात कीजिए। और जैसे जैसे आप बात करेंगे, जब लोगों को एहसास होगा कि आप उनकी बेहतरी के लिए बात कर रही हैं, तो वो आपको मौका देते हैं और आप बात करते हैं। और ये जो इमाम साहब का बता रही हूँ आपको, मिसबाही है उनका सरनेम, और वो बहुत ही डायनामिक है। और वो फिर इतना ही नहीं, जब वो मैं औरतों से बात करती हूँ तो वो उसका माइक जो है वो लाउड स्पीकर, वो उनके जो मर्दों का हिस्सा होता है वहाँ पर भी होता है कि जो मर्द सुनना चाहते हैं वो भी वहाँ बैठ कर, ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव। सो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से दूसरे भी सामने आए और अपने तो यू गॉटन एन इंटरेस्टिंग एंगल ऑफ कम्युनिटी मीटिंग्स। तो हमारे जो इज्तिमा आजकल काफ़ी सारे हो रहे हैं, दर्स हो रहे हैं, ग्रुप्स गेट टुगेदर, विमेन गेट टुगेदर। इफ़ यू सी ग्रास रूट लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, या तो अगर आप थोड़ा सा हाई सोसाइटी में चले जाएं तो किटी पार्टीज ऑर्गेनाइज होते हैं। तो वहाँ पर हाउ हेल्थ कैन बिकम अ टॉपिक, एंड प्रोबेबली हेल्थ professionals can come in and talk about these topics, and I think that's a very interesting point that you have done. और इसमें आपका भी, आप जो शुरू में बताएं, हिम्मत की बात है कि आप वहाँ पर परमिशन लिए और वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इतना अवेयरनेस, मतलब कितने आप 10 साल से कर रहे हैं वो काम? जो मस्जिद में मैं मस्जिद में 10 साल से आप जो कर रहे हैं, तो कितने हज़ारों औरतों को फ़ायदा पहुंचा होगा। और एक और चीज़, जब औरतों के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत से यूरिनरी रिलेटेड पेशाब के इससे उन्वान के साथ कई मसाइल खड़े हो जाते हैं। और उसकी जब आप रूट कॉज तक पहुँचें कि इसकी जड़ क्या है, औरतें पानी नहीं पीती। पानी क्यों नहीं पीते भाई? क्योंकि वॉशरूम नहीं मिलते। मैं खुद जब जाती हूँ तो मैं कई दफ़ा 1 घंटा पहले पानी पीना बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पर हो या नहीं हो तो कौन जाएगा, तो 3-3 घंटा। तो अगर ज़्यादा लड़कियाँ खासकर जब वो पेशाब को रोकती हैं तो रिवर्स तो वापस आता है पेशाब के लिए इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, ये तो पॉलिसी का मामला है, रिसेंटली डिस्कस भी हुआ था ये कि वॉशरूम्स, पब्लिक वॉशरूम्स औरतों के लिए कहाँ पर हैं। और ये जो आप जो बताए हैं, पब्लिक वॉशरूम देखें, खुले वॉशरूम्स देखें, बहुत सारे बहुत बेहतरीन किस्म के वॉशरूम्स देखें। तो यहाँ पर कितनी औरतों को मालूम है कि व्हाट इज अ पी कप? आपने सुना है? पी कप कितनों ने देखा है? तो वो पी कप जो है, अगर वो इतना, मतलब एक 25-30 रुपए में आपको 15 मिलते हैं, मेरे बैग में रखा हुआ है, अगर आप देखना चाहेंगी बाद में। तो अगर हम जहाँ औरतों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको वो दिखाएं और ये समझाएं कि देखो तुम अपने आप को सेफ रखोगी, इन्फेक्शन नहीं होगा और तुम खामखा अपने आप को
होल्ड नहीं करोगे बिल्कुल, यूरिन को, तो बिल्कुल। इसको इस्तेमाल करो। इसी तरह से टैम्पून्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन तो मैंने अमेज़न से एक टैम्पून खरीदा और मैं वहाँ ले गई औरतों के सामने, मैं भी देखो ये ऐसा होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अभी भी कितने घरानों में सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप टैम्पून्स का इस्तेमाल करें तो बहुत इन्फेक्शन भी नहीं होता और सफाई का भी ख्याल रखा जाता है। ये सारे मतलब ये सारे विमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स की जो बात चलती है, तो दे ऑल बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल। सिलिकॉन कप्स हैं, टैम्पन्स हैं, सैनिटरी नैपकिन से आगे अभी बता रहे हैं कि उसको बायोडिग्रेडेबल हाँ। यूज़ करिए, ये करिए। पहले तो मैं तो बताती हूँ कि पहले तो औरतें यूज़ करना सीखें और सही यूज़ करना सीखें सैनिटरी नैपकिन्स को। उसके आगे फिर दूसरी चीज़ें जाएंगी, टैम्पन्स हैं या बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, इको फ्रेंडली सैनिटरी मगर नैपकिन्स पता है हैं। जो उससे वो जो उसको जो उससे जो गैस बनती है, वो गैस को इस्तेमाल करते हैं, तो वो गैस को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये कह के कि ये तो गंदी चीज़ से बनी हुई है। अब वो जल चुका, उससे जो गैस निकली, तो मेरा मतलब ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना बिल्कुल, कितना बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये कन्वर्सेशन को आगे लेते हुए, क्योंकि आपने मर्द हज़रात की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे मर्द हज़रात जो हमारे फैमिलीज़ में हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए औरत की सेहत को लेकर हमारे मुआशरे में हमारे मुआशरे में? हमारे समाज में, हमारे जो मर्द हज़रात हैं, आवर मेन थिंक कि आई प्रोवाइड फॉर द फैमिली। अगर मैंने फाइनेंशियली उनको सिक्योर रखा है, अच्छा रखा है, तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मगर जो उनकी बीवी है, घर में दूसरी औरतें हैं, बेटी है, माँ है, वो इससे ज़्यादा चाहती हैं कि मेरा कुछ मसला है, तुम मेरे पास बैठो और तुम समझने की कोशिश करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज़ लैकिंग। अब जैसे आपने बात की थी मेनोपॉज़ की, तो मेनोपॉज़ में जब ख़वातीन में माहवारी रुकनी शुरू होती है, तो एक औरत के जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। उसको हॉट फ्लैशेस होते हैं, एकदम से पसीना छूटता है, एकदम ठंडिक महसूस होती है, या ख़्वामख़्वाही मिज़ाज बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, जो कि उसका हस्बैंड समझ नहीं पाता। हस्बैंड के अलावा क्या औरत को खुद समझ है कि उसकी बॉडी में इतने वो तो चेंजेस हम हो रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं ना कि उसको अवेयरनेस है। हाँ। आपने सवाल पूछा था कि हाँ। हमारे मर्द हज़रात का क्या हाँ। सपोर्ट होता है। हाँ। तो ये चीज़ अगर वो जान लें कि भई ये एक दौर है, इस दौर से वो गुज़र रही बिल्कुल। है, चंद महीनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा, 6 महीना, साल भर की बात है, एंड उसके बाद तो नो इश्यू एट ऑल। बिल्कुल। बट दैट इज़ व्हाट सपोर्ट द वुमन वांट्स। उसको आप मॉनेटरी सपोर्ट कितना भी दीजिए, कितनी भी कंफर्टेबल लाइफ उसके लिए कीजिए, लेकिन अगर उसके घर वाले जो हैं, उसके जो मर्द हज़रात हैं, अगर वो उसको नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, तो फिर ज़ाया है ये। वेरी इंटरेस्टिंग। पर इतना लंबा सफ़र तय करते हुए आज के दिन आपको कामयाबी क्या लगती है? आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है? मेरे लिए कामयाबी, अब मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पर हूँ, उस दौर से गुज़र रही हूँ, जब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अभी मुझे अवार्ड्स, या अभी आपने कहा था कि तेलंगाना उर्दू अकेडमी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सब बहुत अहमियत रखते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस लेवल पे पहुँची कि जब मुझे ये दिया गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मेरी ज़ात से जितनी नॉलेज मैंने हासिल की है, अगर मेरे पास कोई ऐसा मौका मिले कि मैं इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र, बाइस खुशी होगा। और इसके साथ साथ अगर मेरी वजह से कोई एक और औरत में एक मस्बत, एक पॉजिटिव चेंज आता है, वो सोचती है कि अच्छा, अगर मैडम ने ये कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ, इतना अगर आ जाए, तो मैं सोचूंगी कि मैंने जो ज़िंदगी जी है, जो जी रही हूँ, वो कामयाब है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि हमारा पॉडकास्ट का मतलब ही ये है कि हम लोग इस तरीक़े के ख़ातून को यहाँ पर लेके आते हैं जिन्होंने काम तो किया है, पर ऐसा काम भी किया है जहाँ पर मुआशरे में चेंज आ सके, और आप उसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। शुक्रिया। क्योंकि मेरे खुद फ्रेंड्स हैं जिनके घरों में इज्तिमा होता है। जब मैंने उनसे बात की थी कि भाई मुझे 15 मिनट दो, क्योंकि मेरी किताबों में वो सब दिया हुआ है
तो उन्होंने कहा रहने देना, ये तो क्या कहते हैं उसको, मजहबी दर्स और तदरीस का वक्त है, तो आप इसमें इसको क्यों लाना चाहते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं, इसमें कैंसर पर मैंने बहुत रिसर्च की थी, और मैंने डॉक्टर एक थी अपोलो हॉस्पिटल में, उनके साथ मिलकर बहुत औरतों के लिए किया था। और इतना तक कि सियासत के अहाते में जो बिल्डिंग है वहाँ पर एक हॉल दिया गया था, वहाँ मैं डॉक्टर्स को बुलाती थी जो ख़वातीन से बातचीत करती थी कि कैंसर, और ख़ासकर ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल बच्चेदानी का कैंसर और छाती का कैंसर बहुत आम था। और इसकी भी एक ख़ास वजह थी। मैं अपनी दोस्त डॉक्टर अरुंधति चक्रवर्ती, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलने गई थी। खिड़की के बाहर से देखा, एक डिपार्टमेंट के सामने काफ़ी सारी औरतें थीं, एंड दे वर ऑल बुर्का क्लैड वुमेन, बुर्के में थी। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि ये क्यों है यहाँ पे। कहा ये सब के सबको ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर है, और इन्होंने वक्त अपना चेकअप नहीं करवाया, अब इट इज़ बियॉन्ड एनी ट्रीटमेंट। तो तब मैंने जब किताब लिखनी शुरू की, तो वो छाती के ये जानने के लिए कि भाई मेरी छाती में कोई, ब्रेस्ट में कोई एक नोड्यूल है, कोई एक नॉड है, तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जो हर औरत जो माहवारी के 4-5 दिन बाद कर सकती। तो मेरी 9 साल की बच्ची, उसने वो डायग्राम बनाए, दे आर ओनली डायग्राम्स, फेस वेस कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम। तो जब वो बना तो वो उसको पलटा के रख दिया। कहा कि मैडम ये तो ना ज़रा पोर्नोग्राफिक हो जाते हैं। मैंने पॉर्न, ये कैसे पॉर्न बना भाई, मेरी 9 साल की बच्ची बनाई है, और आप उसमें देखेंगे उसमें फ़ोटो मतलब चेहरा नहीं है, सिर्फ हाथ की उंगलियां हैं और छाती दिखाई गई है कि आप कैसे फील करते हो। तो ये जो कैंसर के बारे में, और फिर इतना तकलीफ़ से गुज़रती है एक औरत जिसको छाती और बच्चेदानी का कैंसर होता है, तो इसके लिए बातचीत करना, और हम किटी पार्टी में हो या इज्तिमा में हो या कहीं भी हो, तो हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो आज के हमारी बिज़ी ज़िंदगी में, और ये सुबह से शाम तक की जो हमारी जंग रहती है, रोज़ की उतार चढ़ाव रहते हैं, अगर कोई भी औरत बैठकर सुन रही है हमारी बातचीत, तो उससे अगर आप डायरेक्ट मुखातिब हैं तो क्या बताना चाहेंगे, एक बात? ओके, तो मैं ये कहूँगी कि हम औरतें बहुत सारे रोल निभाती हैं। वो रोल निभाते निभाते कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं, कहीं खो देते हैं अपने आप को, और फिर जैसे अभी हमने पहले बात की, कितने सारे मसाइल खड़े होते हैं। तो हर औरत को चाहिए कि बिना गिल्टी फील किए अपने लिए थोड़ा सा वक्त रखें। इसको हम मी टाइम कहते हैं। एक सुबह के वक्त या कोई भी वक्त, एक आधा 15-20 मिनट अपने आप को दो, खामोशी से बैठ जाओ। अगर दिल चाहे कोई अपना फेवरेट गाना सुनना है, म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक सुनो, या खामोश बैठो और वो वक्त अपने आप को दो, और गिल्टी फील इसके बारे में नहीं करना है। और अपने बारे में बात करने के लिए हमने पहले कहा था कि कोई एक अच्छी दोस्त हो जिससे दिल खोल कर बात कर सको, ताकि टेंशन बिल्ड होने से पहले ही उसको हम रोक सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है। और हो सकता है कि आपको जिस तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए वो आपको नहीं मिलता है, तो आपको वो, अगर जैसे बहुत सारी औरतें हैं जिन्हें पाकिस्तानी सीरियल देखना बहुत पसंद है, लेकिन घर में कई लोग हैं कहते हैं कि क्या है, तुम जब देखो वो बैठी देखती है, वो बहुत गिल्टी फील करती है, वो अपने फ़ोन पर देखेगी, टीवी पे नहीं देख सकती। तो अगर कुछ आपको पसंद है तो आप उसके बारे में बात करें, और अपने आप को वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। बी योरसेल्फ। I know this is something that even I am guilty of कि घर पे काम करके जब जाती हूँ शाम में, रोज़ 15-20 मिनट मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर के इतने मसले मसाइल रह के उसमें से निकल के स्टैंड अप कॉमेडी देखती हूँ। तो वो देखती हूँ तो घर वालों को, मेरे को ऐसा लगता है किसी ना किसी को कमेंट करना ज़रूरी है उस पर कि ये क्या देखते रोज़, क्या ज़रूरत है। तो वही मैं एक बता देती हूँ कि भाई ये मेरा टाइम है, इसके बारे में आप क्वेश्चन मत करिए कुछ भी। अब मैं वो 15-15 मिनट के पॉकेट्स भी अगर दिन भर निकाल लूँ, सुबह में, दोपहर में, तो शाम में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हमारे भी जो एक ज़हनी तौर से थोड़ा सा हल्का फील करते हैं।
बिल्कुल। बाकी सारे प्रॉब्लम्स तो काफ़ी रहते हाँ। ही हैं, पर आई थिंक वी शुड बी प्रैक्टिसिंग दैट। बिल्कुल। या मैं सुबह अगर मैं अपना योगा नहीं करूँ और नमाज के बाद योगा में बैठ जाती हूँ, योगा करने के बाद मैं 1 कप मग चाय का पीती हूँ, एंड दैट इज़ माय टाइम। मैं उस वक़्त में अपना दिन में मुझे आज क्या करना है, कैसे करना है, और अगर वो मेरा मिस हो जाता है तो पूरा दिन जैसे कि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। आई नो। सो बहुत बट ज़रूरी इट है। इज़ बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे लिए वक्त निकाल सकें, ताकि हमको भी कुछ समझ आए कि भाई हो क्या रहा है ज़िंदगी। और एक तो अपने से अवेयरनेस अबाउट आवर बॉडी, व्हाट इज़ हैपनिंग विद आवर बॉडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेंटल अवेयरनेस इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। तो फरीदा आपा, वेरी कैंडिडली, वेरी ऑनेस्टली, सच्चाई से बताइए कि आप कौन सी आप चीज़ आप चाहेंगे कि लोग आपके बारे में याद रखें? मैं चाहूँगी कि वो मेरा अपीयरेंस के बारे में नहीं सोचें, वो ये देखें कि मैंने क्या काम किया है, कितना काम किया है, कितनी स्ट्रगल्स उठाई हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, और मेरे काम को याद रखें और उस काम के बारे में दूसरों से बात करें, और उसको दूसरों तक जब पहुँचाएँगे तो मुझे ये महसूस होगा कि मैंने जो इतने साल काम किया है उसकी कोई वक़्त है, उसकी कुछ वैल्यू है। एंड टू मेक आई वुड लाइक टू बी नोन as someone who has made a difference to the lives of many women. Inshallah. This is what I want. Very well said, very inspiring, but very nice having a conversation with you. और मैं उम्मीद ये रखती हूँ कि इस तरीक़े के कन्वर्सेशंस सब लोग जो देख रहे हैं उसको याद रखें। ख़ास तौर से ये कन्वर्सेशंस हैं सिर्फ हमारी बहनों के लिए नहीं, पर आज एक इम्पॉर्टेंट एक और उसका पहलू निकला है कि मर्दों को, जो हमारे फैमिली में मेल काउंटर पार्ट्स हैं, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, एनीबडी, how aware you need to be of the women in your house and the physical, the health challenges that they have, or the mental, emotional challenges that they have, especially related to reproductive health, sexual health of women. Extremely beautiful conversation, Farida Appa. We thank you for it. और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस तरीक़े के कन्वर्सेशंस, जिनको जगह नहीं मिलती है बात करने के लिए, जहाँ पर स्पेसेस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं इस तरीक़े की बातचीत करने के लिए, हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर वो सामने लेकर आएँ। और आज का एग्ज़ाम्पल, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल था ये, जो हम विमेंस की हेल्थ को लेकर, उनकी माहवारी से लेके, उनकी प्रेगनेंसी से लेके, उनके ज़हनी तवाज़ुन को लेकर भी हम लोगों ने बातचीत की है। थैंक यू वेरी मच। कीप लिसनिंग टू अस, वॉचिंग आवर पॉडकास्ट इन Women We Are, where we bring you stories of women who have done excellent work, who have connected with communities, who have tried to change the society in a beautiful manner.